हम लोग क्लास 10th के विज्ञान का अध्याय 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। यह जैव प्रक्रम का चौथा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग स्वपोषी पोषण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश संश्लेषण के विषय में पढ़ेंगे। मैं इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों को लेकर के आया हूँ। ये सभी जानकारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और मैं यह आपसे नहीं बता सकता हूं कि वह महत्वपूर्ण टॉपिक कब आ जाए जो आपकी परीक्षा में पूछा जाए। इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और इन रोचक जानकारियों को ग्रहण करें तथा अपने ज्ञान के भंडार को और समृद्ध बनाएं। आइए अब शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी जीव जो होते हैं वे अपने कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो आइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को एक पौधे में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो पौधे जो होते हैं वह मिट्टी से जल लेते हैं और वायुमंडल से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तों में उपस्थित पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अब इसमें जो क्लोरोफिल होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। वह प्रकाश ऊर्जा को संग्रहित करता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से यह सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 12 अणु जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। साथ साथ 6 अणु ऑक्सीजन और 6 अणु जल का भी निर्माण होता है। तो इसमें उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल बनते हैं। तो इस ग्लूकोज का उपयोग पौधे अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए या कार्बन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करते हैं और यहाँ पे उपोत्पाद के रूप में बना जो ऑक्सीजन होता है जो पौधों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, इसी ऑक्सीजन की सहायता से हम जीवित रह पाते हैं। क्योंकि जब तक यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी इस प्रकृति में ऑक्सीजन का बैलेंस बना नहीं रहेगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए यह प्रक्रिया हमारे लिए जीवनदायी होती है और साथ साथ आवश्यकता से अधिक जल जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पौधों के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। जब भी आप प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें इस समीकरण को अवश्य दर्शाएं, क्योंकि इसके बगैर आप उस प्रश्न में पूरा मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अभी आपको मैंने बताया जो क्लोरोफिल जो होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है और वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है यह ऑक्सीजन कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से बनता है या जल के टूटने से बनता है। तो यह उपोत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन यहाँ बनता है वह जल अणुओं के टूटने से बनता है। जल जब खंडित होता है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूटता है, तो इसी से यह ऑक्सीजन बनता है। और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज के रूप में होता है। तो जल के टूटने से ऑक्सीजन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यहाँ पर ग्लूकोज के रूप में होता है। अब प्रश्न उठता है कि पौधे दिन भर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते रहते हैं, तो इस दौरान जो भी ग्लूकोज बनता है क्या उस सारे ग्लूकोज का उपयोग पौधे कर लेते हैं या कुछ बच जाता है? तो यहाँ पर जो भी ग्लूकोज बनता है उन सभी ग्लूकोज का उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। जो ग्लूकोज बच जाता है उसे पौधे मंड के रूप में संचित कर लेते हैं ताकि आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग किया जा सके। अब यहाँ पर एक और प्रश्न हमारे मन में उठता है कि जिस प्रकार से पौधे बचे हुए ग्लूकोज को मंड के रूप में संचयित कर लेते हैं क्या हमारे शरीर में भी ऐसी क्रिया होती है?
हाँ, हमारे भी शरीर में वैसी क्रिया होती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है। यहाँ एक और प्रश्न उठ सकता है कि क्या सभी पौधे दिन के समय ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं? नहीं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो रात्रि के समय मध्यस्थ उत्पाद को बना लेते हैं और दिन में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। तो वे पौधे होते हैं मरुस्थलीय पौधे, जैसे नागफनी। ये पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिन के समय इनके स्टोमाटा यानी रंध्र इनके बंद होते हैं और रात्रि के समय जब स्टोमाटा खुलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके मध्यस्थ उत्पाद मैलिक एसिड के नाम से बनाते हैं और दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। तो आइए अब इस सारी जानकारी को हम अपनी कॉपी में नोट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश संश्लेषण पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल यानी कि इसी को हिंदी में पर्णहरित करते हैं की सहायता से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का रूप है, ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 12 अणु जल मिलकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से यह प्रक्रिया संपन्न होती है और ग्लूकोज का 1 अणु, 6 अणु ऑक्सीजन का और 6 अणु जल का बनता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। अब नोट के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन गैस जल के अपघटन से निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है उसे मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे लिख सकते हैं। यहाँ आप चौथे नोट के रूप में लिख सकते हैं, मरुद्भिद पौधे रात्रि में CO2 लेते हैं। मरुद्भिद मतलब मरुस्थलीय पौधे, और एक मध्यस्थ उत्पाद मैलिक एसिड बनाते हैं तथा दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। यानी रात्रि के समय मरुस्थलीय पौधे क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बना देते हैं जिसका नाम है मैलिक एसिड, और दिन में क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वह ऊर्जा को अवशोषित करके और अंतिम उत्पाद यानी ग्लूकोज बना देता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न घटनाएं होती हैं। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। यानी कि पहला काम हुआ क्या, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, उसके बाद उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद जल अणु हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में अपघटित हो जाएंगे अर्थात टूट जाएंगे। तीसरी घटना है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और अंततः क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है। अब हम लोग एक दो शब्द और है जिसे आज परिभाषित करेंगे, जिसमें क्लोरोफिल है कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं। आइए पहले क्लोरोफिल को परिभाषित कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आइए क्लोरोफिल को परिभाषित करते हैं हम लोग। क्लोरोफिल जिसे हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्ण यानी हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है तथा जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। यानी कि क्लोरोफिल जो होता है वह पत्तियों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। इसमें सूर्य के प्रकाश से आने वाली ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है तथा यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अब क्लोरोफिल जो होता है वह पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब यह क्लोरोप्लास्ट क्या है,
तो क्लोरोप्लास्ट जिसे हिंदी में हरित लवक कहते हैं, पत्ती के अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कुछ कोशिकाओं में हरे रंग की बिंदु दिखाई देती है। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें हरित लवक कहते हैं। यानी कि पत्ती की हर कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, कुछ ही कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यानी वैसी कोशिकाएं जिसमें हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, उन्हीं हरे रंग के बिंदुओं को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका मतलब है कि पौधों का खाना क्लोरोप्लास्ट में ही बनता है। इस कारण हम लोग पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहते हैं, अर्थात क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि पौधा का रसोई घर कौन है, तो पौधा का रसोई घर पत्ता होता है। लेकिन अगर पूछे पादप कोशिका का रसोई घर कौन है, तो पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है। बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रंध्र के विषय में जानेंगे, यानी स्टोमाटा के विषय में जानेंगे, जिसके द्वारा पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं। इसके बाद हम लोग यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं होती है। फिर और प्रयोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद।